व्हाट्स होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज की वीडियो में हम जिस टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है बैंक रिकंसिलिएशन। बैंक रिकंसिलिएशन होता क्या है? बैंक रिकंसिलिएशन का मतलब है वो स्टेटमेंट जो कि कंपनी की बुक्स और बैंक की बुक्स में जो बैलेंस है आपका अवेलेबल उसको टैली कर सके। यानी जो बुक्स मेरे पास मेंटेन हो रही हैं और जो एक्चुअली फिजिकल कैश जो बैंक में पड़ा हुआ है उन दोनों में कुछ ना कुछ डिफरेंस आएगा। ऑब्वियस है कि कुछ काम ऐसे होंगे जो कि कंपनी ने कर लिए होंगे और बैंक ने अभी तक नहीं रिकॉर्ड किया होगा, और कुछ काम ऐसे होंगे जो कि बैंक ने कर लिए होंगे और कंपनी ने रिकॉर्ड नहीं किया होगा, और कुछ ऐसे होंगे जो कि बैंक या कंपनी दोनों के एंड से गलती हुई होगी। तो इसकी वजह से दोनों साइड्स में बैलेंस कुछ ना कुछ डिफरेंस आ रहा होगा। तो आपको उस डिफरेंस को रिकंसाइल करना है, जस्ट दैट उन्हीं चीजों को देखते हुए जिसकी वजह से डिफरेंस आउट हो रहा है। अगर इसके अलावा कोई डिस्क्रिपेंसी है तो वो बैंक से इंटरोगेट करेंगे, लेकिन अगर इन्हीं डिस्क्रिपेंसी से रिजॉल्व हो जाता है मैटर, यानी कि उन दोनों का बैलेंस टैली हो जाता है, तो हम ये समझेंगे कि हमारी बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट अप टू द मार्क है। तो आइए चलते हैं कि कौन से आइटम्स बैंक रिकंसिलिएशन में इन्वॉल्व होते हैं। हमारे पास बैंक रिकंसिलिएशन में कुछ आइटम्स इन्वॉल्व होते हैं, तो इनके बारे में डिटेल समझ लेते हैं। लेकिन उससे पहले एक चीज आपको जहन में रखनी है कि जो चेक इशूइंग या डिपॉजिटिंग अथॉरिटी होती है वो अकाउंट होल्डर के पास होती है। तो अकाउंट होल्डर इस केस में कंपनी है, तो जब भी चेक इशू होगा या डिपॉजिट होगा तो कंपनी ने वो काम किया होगा। तो सबसे पहले चलते हैं अनप्रेजेंटेड चेक की तरफ। अनप्रेजेंटेड चेक का मतलब है वो चेक जो कि कंपनी ने इशू कर दिया लेकिन सामने वाली पार्टी जिसको इशू किया गया उसने प्रेजेंट नहीं किया। जब कंपनी ने इशू किया होगा यानी कि चेक पे किया होगा तो कंपनी ने अपने पास से माइनस कर लिया होगा, और बैंक ने अपने पास से माइनस नहीं किया होगा क्योंकि वो बैंक के पास अब तक प्रेजेंट नहीं हुआ। तो ऑब्वियसली कंपनी और बैंक के अकाउंट में अमाउंट में डिफरेंस आ रहा होगा। तो बैंक को भी अनप्रेजेंटेड चेक अपने पास से माइनस करवाना होगा सो दैट दोनों के आंसर्स टैली हो जाए। इसके बाद अनक्लियर चेक। अनक्लियर चेक का मतलब है वो चेक जो कि कंपनी ने डिपॉजिट करवा दिया लेकिन अब तक बैंक ने उसको क्लियर नहीं किया। चेक की दो टाइप्स होती हैं, वन इज बेयरर एंड द अदर वन इज क्लियरिंग चेक। अब बेयरर चेक का मतलब होता है जो कि बैंक के काउंटर पे कैश हो सकता है, और जो क्लियरिंग चेक है वो क्लियरिंग प्रोसेस के थ्रू गुजर के तब जाके वो डिपॉजिट होता है। तो ये इस केस में कंपनी ने डिपॉजिट जब करवाया तो अपने पास बैंक को ऐड किया होगा यानी कि बढ़ाया होगा, लेकिन वो अब तक साइड पे ये ऐड नहीं हुआ होगा जिसकी वजह से दोनों साइड्स में डिफरेंस आ रहा होगा। कंपनी साइड ज्यादा होगी और बैंक साइड कम होगी क्योंकि ये बैंक में अभी तक ऐड नहीं हुआ। तो हम क्या करेंगे कि अनक्लियर चेक को बैंक साइड पे ऐड करवाएंगे ताकि दोनों अमाउंट्स इक्वल हो जाए। इसके बाद आता है आउटस्टैंडिंग चेक। आउटस्टैंडिंग चेक का मतलब है ये सिमिलर है अनप्रेजेंटेड चेक के लेकिन बिल्कुल सेम नहीं है। अनप्रेजेंटेड चेक का मतलब था जो कि अब तक प्रेजेंट ही नहीं हुआ लेकिन इशू हो चुका। आउटस्टैंडिंग चेक इशू भी हो चुका, प्रेजेंट भी हो चुका, लेकिन बैंक के काउंटर पे अभी तक उन्होंने होल्ड करके रखा हुआ है ड्यू टू एनी ऑफ द रीजन। अब कंपनी ने जब ये आउटस्टैंडिंग चेक भी इशू किया होगा तो अपने पास से माइनस करवाया होगा, लेकिन बैंक में अभी किसी रीजन की वजह से नहीं हुआ ये डेबिट कंपनी के अकाउंट से, तो बैंक ने अब तक इसको माइनस नहीं कराया। तो दोनों साइड्स में फिर से डिफरेंस आ रहा होगा, तो बैंक को आउटस्टैंडिंग चेक भी अपने पास से माइनस करवाना पड़ेगा सो दैट दोनों साइड्स टैली हो जाए। इसके बाद स्टैंडिंग ऑर्डर। ओके, स्टैंडिंग ऑर्डर। स्टैंडिंग ऑर्डर का मतलब है कि कुछ ऐसी स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस जो हमने बैंक को दे रखी हैं और बैंक को स्पेसिफाइड डेट पर वो काम करेगा। यानी हमने कोई यूटिलिटी बिल पे करना है और हमने बैंक को बोला है कि हर महीने की 20 तारीख को ये यूटिलिटी बिल हमारे अकाउंट से डिडक्ट करके और फलां कंपनी के अकाउंट में आप फेंक दीजिएगा। तो बैंक क्या करेगा कि उस स्पेसिफाइड डेट पर उस ऑर्डर को पूरा करेगा। तो बैंक ने अपने पास से माइनस कर लिया होगा लेकिन हमारा अकाउंटेंट रिकॉर्ड नहीं कर सका, तो फिर दोनों साइड्स पर दोबारा से डिफरेंस आएगा। तो अगर बैंक ने हमारे यहाँ पे कोई कलेक्शन की है या कोई पेमेंट की है तो अकाउंटेंट को यानी कंपनी को भी वो काम करना पड़ेगा सो दैट दोनों साइड्स इक्वल हो जाए। इसके बाद आता है मार्कअप या प्रॉफिट।
अब मार्कअप अगर तो बैंक ने डिपॉजिट के ऊपर दिया तो हमारे अकाउंट में बढ़ा होगा, तो हमने अपने पास भी उसको बढ़ाना है सो दैट दोनों साइड्स इक्वल हो जाए। लेकिन अगर बैंक ने लोन पर मार्कअप काटा तो हम अपने पास से भी उसको कम करेंगे सो दैट दोनों साइड्स इक्वल हो जाए। इसके बाद आता है चार्जेस। तो बैंक ने अपने पास से जो भी चेकबुक या जो भी सर्विस के चार्जेस काटे, तो फिर उन चार्जेस को अपने पास से माइनस किया होगा। अब हम उन चार्जेस को अपने पास से माइनस करेंगे सो दैट दोनों का बैलेंस इक्वल हो जाए। अब चलते हैं मजीद इसमें कौन सी चीजें इन्वॉल्व होती हैं और हमें क्या जहन में रखना है सवाल सॉल्व करने से पहले। तो आइए चलते हैं उसके साथ। तो इसके बाद डेबिट और क्रेडिट वाला कॉन्सेप्ट समझेंगे कि मोस्टली स्टूडेंट्स को इस चीज में कंफ्यूजन होती है कि बैंक हैज अ डेबिट बैलेंस या कंपनी हैज अ क्रेडिट बैलेंस, तो इसको प्लस में लिखें या माइनस में। सबसे पहले कैश एट बैंक जो कंपनी के हिसाब से एक एसेट है, और एसेट जब भी बढ़ता है तो डेबिट साइड पर और जब भी कम होता है तो क्रेडिट साइड पर। तो जब भी आपके पास सवाल में ये लिखा हुआ होगा कि कंपनी हैज अ क्रेडिट बैलेंस, तो इसका मतलब कि वो माइनस में होगा। और जब लिखा हुआ होगा कि कंपनी हैज अ डेबिट बैलेंस, तो क्योंकि कंपनी के लिए वो एसेट है और एसेट डेबिट साइड पर बढ़ता है तो हम उस बैलेंस को पॉजिटिव में लिखेंगे। इसके बाद कैश एट बैंक बैंक के लिए एक लायबिलिटी है, तो जब भी वो लायबिलिटी बढ़ती है तो ही क्रेडिट साइड पे लिखी जाती है और जब भी कम होती है तो डेबिट साइड पे लिखी जाती है। तो अगर हमारे पास ये लिखा हुआ हो बैंक हैज अ क्रेडिट बैलेंस, तो क्योंकि लायबिलिटी क्रेडिट साइड पर बढ़ती है तो हम उसको पॉजिटिव में लिखेंगे, और लायबिलिटी डेबिट साइड पे कम होती है तो अगर लिखा हुआ होगा कि बैंक हैज अ डेबिट बैलेंस तो हम उसको माइनस में लिखेंगे। तो ये तीन स्टेटमेंट्स जो बिल्कुल नॉर्मल सी लगेंगी लेकिन इनके ऊपर डिस्कशन करना लाजमी है, जिनके गिर्द पूरी बैंक रिकंसिलिएशन घूमती है। नंबर 1 कि जो काम बैंक ने कर लिए और कंपनी ने अभी तक नहीं किए, यानी कि बैंक ने हमारे अकाउंट में इंटरेस्ट दिया या हमारे पास से चार्जेस काटे या बैंक ने डिविडेंड कलेक्ट किया या कस्टमर की डायरेक्ट पेमेंट रिसीव की, तो जो काम बैंक ने कर लिए वो कंपनी को भी करने पड़ेंगे सो दैट बैलेंस इक्वल हो जाए। लेकिन वो काम जो पर्टेनिंग टू कंपनीज बिजनेस हो। अब जो काम कंपनी ने कर लिए, यानी कि कोई चेक इशू किया और वो अभी अनप्रेजेंटेड है या अनक्लियर्ड है और कंपनी ने अपने पास ऐड या लेस कर लिया, तो अब बैंक को भी वो काम करना पड़ेगा until and unless वो कंपनी के बिजनेस से पर्टेन कर पाए। तो इसके बाद कि अगर बैंक या कंपनी के एंड से कोई मिस्टेक हुई है, तो अगर बैंक में कोई चेक डिपॉजिट करते वक्त उसकी अमाउंट कम रिकॉर्ड कर ली या कंपनी ने डिपॉजिट करवाते वक्त कोई अमाउंट कम रिकॉर्ड कर ली और बैंक के पास वो टोटल अमाउंट जितने हमने डिपॉजिट करवाई उतनी ही है, तो दोनों साइड्स पर डिफरेंस आएगा। लेकिन जिसकी गलती होगी वो ही अपनी गलती करेक्ट करेगा, बजाय इसके कि दूसरा भी वो गलती करे और दोनों का आंसर टैली हो जाए। हमारा मकसद आंसर टैली लाना नहीं है, बल्कि सही कॉन्सेप्ट के साथ बैंक रिकंसिलिएशन सॉल्व करना है। तो इस थ्योरी को आप कंप्लीट मेमोराइज कीजिएगा सो दैट हम नेक्स्ट वीडियो में बैंक रिकंसिलिएशन का सवाल सॉल्व करें तो हमें कोई कंफ्यूजन ना आए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड लक।